पश्चिमी तट का मतलब यह तट हो गया कि निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। पहला है कोचिन। कोचिन कहाँ है? केरल में। लेकिन कोचिन में अंग्रेज था? नहीं था। तेलीचेरी, तो तेलीचेरी भी केरल में ही है और कन्नूर भी केरल में ही। तीनों केरल ही चॉइस में दिया है, तो तीनों में कोचिन में इंग्लैंड नहीं रहा, तेलीचेरी में इंग्लैंड की कंपनी थी, तो सही आंसर क्या होगा? तेलीचेरी। तीनों ही केरल में है, तो तीनों ही पश्चिमी तट पर है और सही आंसर यहाँ पे जो है तेलीचेरी हो जाएगा। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ था? कोई तो हल्का क्वेश्चन आपको है। फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कलकत्ता। मद्रास किला का नाम क्या था? क्या नाम था? सेंट फोर्ट जो है आपका कलकत्ता का हो गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नक। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? गोवा। नालायक। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला कंपनी कहां स्थापित हुई? तो आपको बताया था कि सूरत में हुआ, लेकिन अस्थायी नहीं था। पहला अस्थायी मसूलीपट्टनम, तो या तो सूरत होगा या मसूलीपट्टनम होगा। सूरत और मसूलीपट्टनम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, टिक लगाओ, ब्रैकेट में कर लो, अस्थायी सूरत, अस्थायी मसूलीपट्टनम। निम्न में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो अंग्रेजों का विरोध कौन किया? मराठा, मुगल की राजपूत। मराठा। अंग्रेजों का संघर्ष मराठा से ना होगा, मुगल तो उसको बुलाए ही है, इसलिए सही आंसर मराठा। अगला नंबर, जेम्स प्रथम का दूत 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। अगर 1608 होता तो कैप्टन हॉकिंस होता, 1615 है तो सर टॉमस रो होगा। सही आंसर सर टॉमस रो। काय कोई नहीं रहे, सर टॉमस रो। चलिए 16 का आंसर बोल दिया। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो पुर्तगाल से लिया था। पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था, तो सही आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, आ ही गया। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? पुर्तगाल। तो 16-17 तो समझो कि जिसका 16 सही 17 सही, दोनों गया नहीं तो फिर दोनों जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग देखें 18। मद्रास की स्थापना कौन किया? तो फ्रांसिस डे। अगला, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि कौन दिया? तो डुप्ले का जो है समय हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर है, मिलान करें। कुछ नहीं समझ में आएगा तो तस्मान से तस्मानिया, कुक ऑस्ट्रेलिया, वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका। हो गया इसका 3 1 2 4, 3 1 2 4, सही आंसर सी। तो चलिए हम लोग 20 तक कर लिए, अगले दिन कल भी कंप्लीट करें। चलिए 10-10 में ज्यादा पछता है। चलिए इसमें अभी आगे निकालिए ब्रिटिश आर्थिक नीति। कल सुनिए, कल आप लोग का लगभग एक कंप्लीट हो जाएगा। कल इसमें रिजल्ट वाला नहीं लगाया, इसलिए नहीं कि है लगाया है, नहीं कहा कि रिजल्ट। अच्छा वो तुम लोग देख लिया रिजल्ट, अच्छा इसीलिए रिजल्ट वाला परेशान है। नहीं तो इसमें सुन लीजिए, ये लोग नाम अपना देख लिया होगा, लोग परेशान है जल्दी अलाउंस हो जाए मेरा। तो इसमें सुन ले, रिजल्ट में देखें अच्छी स्थिति, कुछ लोग बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट है। आज हम लोग आर्थिक नीति कंप्लीट खत्म करेंगे, तो आज आर्थिक खत्म कर लेंगे। इसके बाद सुन लो, आर्थिक कंप्लीट होने के बाद कल एक बार रिवीजन रखे किसका? मराठा। तो मराठा कल एक बार रिवीजन करा देंगे पूरा। मराठा रिवीजन होने के बाद अब सिर्फ बचेगा क्या? 1857 का विद्रोह। तो इसीलिए रख रहा है कि 1857 का विद्रोह भी बढ़िया से हो जाए। और टेस्ट टॉपिक पहले से बता चुके हैं, सिर्फ मराठा और सिख। जितना बढ़िया से पढ़ के रखिए, मराठा और सिख से 30 क्वेश्चन होगा, और इसको जितना बढ़िया बनाई, फिर उसके बाद मराठा सिख के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विदेश नीति से फिर 30 क्वेश्चन करवा देंगे। तो विदेश नीति भी पूरा आपको ठीक ठाक रखना है। तो चलिए अभी हम लोग नीचे हेडिंग दे, ब्रिटिश आर्थिक नीति और ब्रिटिश, अच्छा ब्रिटिश भू राजस्व नीति चल रहा है। चलिए ब्रिटिश भू राजस्व नीति हेडिंग दी है सबको, नीचे लिखे। पहले समझते चले तेजी से, लिखा हुआ रहने से टाइम बचता, लेकिन पिछला दिन लगता है नहीं हो पाया, फिर से फास्ट में जरा समझिए। हम लोग पिछले दिन देखे कि 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, और उस संधि के द्वारा हम लोगों ने देखा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सत्ता की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। याद आया सबको? इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। लेकिन हम लोगों ने यह सुना कि लॉर्ड क्लाइव भू राजस्व के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं लाया, प्राचीन व्यवस्था की पद्धति को ही चलने दी। वो खाली हेड रहेंगे, जैसे आ रहा था वैसे देते रहिए, नवीन व्यवस्था नहीं लाया। फिर हम लोग देखें लॉर्ड क्लाइव के बाद आया वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स में आप सभी को याद होगा कि यह पहली बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शुरुआत में 1 साल का ठेका की 5 साल का, और इस ठेकेदारी प्रथा को फार्मिंग पद्धति कहे, और वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग पद्धति लाया, और इस पद्धति के अनुसार से इसने पहली बार 5 वर्षीय ठेका प्रारंभ किया। कब शुरू किया था? तो हम लोग देखे थे कब शुरू किया? 1772 में। और 5 वर्षीय ठेका 72, 73, 74, 75, 76 आगे नहीं बढ़ा करके 1776 में इसको 1 वर्षीय ठेका में बदल दिया। याद आ गया सबको? फिर जब हम लोग आगे की ओर बढ़े तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद सबसे मेन परिवर्तन जो किए वो कौन थे? जल्दी बोलिए। तो हम लोग देखे लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसमें मेन है कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखा कि कितना 1-1 साल का ठेका रखे, इसीलिए 1790 में 10 वर्षीय ठेका कर दिया। 1790 में 1 साल के हटा के किया गया कि 10 ईयर के लिए रहा। लेकिन फिर हुआ कि 10 साल बाद फिर हम लोग को यही करना पड़ेगा, इसीलिए 1793 में 3 ही साल बाद इसको परमानेंट कर दिया गया, और इसी का नाम पड़ा अस्थायी बंदोबस्त। और इसी अस्थायी बंदोबस्त से हम लोग का लिखना शुरू होगा। तो पहले इतनी बात तो क्लियर है सबका, जल्दी से लिख दीजिए फटाफट। लिखे डैश देखिए। बक्सर युद्ध जीतने के बाद बक्सर युद्ध जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजों को सत्ता की दीवानी प्राप्त हुई, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों में
जिससे उन्हें इन क्षेत्रों में भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इन क्षेत्रों में भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नीचे डबल स्टार लाके डैश लिख लीजिए। लॉर्ड क्लाइव ने भू राजस्व वसूली के लिए पुराने पद्धति का ही सहारा लिया। नीचे डेस्क लिख दीजिए। वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग पद्धति ब्रैकेट में ठेकेदारी प्रथा को भू राजस्व के लिए अपनाया। नीचे डेस्क देखिए। 1772 में पंचवर्षीय ठेका प्रारंभ किए गए। नीचे डेस्क देखिए। 1776 में अगला नंबर है 11, भारत के पश्चिमी तट मिलान करें। यूपीएससी में एक बार सजाने आ गया कि सजाओ। भू राजस्व के लिए पहले था 1 वर्षीय, एक नंबर में दे दिया 1 वर्षीय ठेका पद्धति, दूसरा 5 वर्षीय ठेका पद्धति और तीसरा 10 वर्षीय ठेका पद्धति। सजाओ पहले कौन था? तो पहले 2, फिर 1, तब 3। इस सीक्वेंस ध्यान रखना। बाकी डेट से बहुत मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि शुरू में 5 है, फिर 1 है और फिर 10 हो गया और 10 के बीच में ही रोक करके फिर अस्थायी बंदोबस्त हो गया। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए अस्थायी बंदोबस्त अवलिक देके जमींदारी प्रथा। अस्थायी बंदोबस्त अवलिक जमींदारी प्रथा। चलिए पहले सुनते हैं इस पर जो जितने भी लाइंस हैं एक बार फिर से आप तेजी में सुन लीजिए, फिर लिखाने का काम तेजी में ध्यान दें। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा लागू की गई। इस प्रथा में जमीन के स्वामी किसे घोषित किया गया? पूछेंगे जमींदारी प्रथा में जमीन के स्वामी किसान थे, अंग्रेज थे, जमींदार थे। आपको ध्यान रखना है कि जमींदारी प्रथा में जमीन के स्वामी किसको बनाया गया? जमींदार। किसान का क्या रहा? कुछ नहीं। किसान का कुछ नहीं है। उसको खेती, कई लोग को लग रहा होगा कि हम खेती क्या करें, उसमें नौकरी था नहीं। विकल्प में एक ही चीज बचा, एक झटके में सारा जमीन निकल गया। किसान के पास जमीन रहने से फायदा क्या था? उस बेचारे को कभी बीमारी हुई, घर में शादी विवाह हुआ तो बेच सकता था और बेच करके उस पैसे से कुछ काम कर सकता था। जमींदारी प्रथा में क्या बेचेगा? कुछ नहीं बेचना है। जमीन ही नहीं तो बेचना का। तुम जो खेती कर रहे हो जमींदार के इच्छा से अगले साल तुमको रख भी सकता है, दूसरा भी दे सकता है, बेचना तुमको नहीं। तो एक खराब स्थिति तुम्हारा अस्थायी बंदोबस्त में। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि बताओ जो चारागाह है, जो तालाब है, ये सब पर किसका अधिकार? सरकार का कि किसान का कि जमींदार का? सब जमींदार का। इस समय आधार वर्ष क्या बना? तो 1790-91 यही 10 साल का जो ठेका मारे थे उसी में मैक्सिमम आया था और इसी को बेस ईयर मान लिया। इस बेस ईयर में जो आया था उसमें जमींदार को कितना? 1/11 और अंग्रेज को 10/11। टैक्स का, उत्पादन का नहीं समझना। कल एक बच्चे पूछ रहा था कि सर 11 अगर किलो हुआ तो 1 किलो जमींदार और 10 किलो अंग्रेज, तो किसान को ये नहीं समझना है। जमींदार जो टैक्स वसूल करे उस पार्ट का जितना लाख रुपया फिक्स हुआ है उसका 1/11 और 10/11 का सेटलमेंट। इसमें सीधा हमने बताया कि जमीन से अगर ज्यादा फसल होगा तब लाभ किसको मिलेगा? जमींदार को। हानि किसको होगा? जमींदार को। अगर कम भी हुआ तो हानि जमींदार को। जमींदार को किसी हालत में उतना रुपया देना है, वो चाहे तुमको हो चाहे नहीं हो। ज्यादा भी हो जाएगा तो लाभ तुमको लेना है। अंग्रेज फिक्स्ड राशि ले। तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ किसी वर्ष यदि अच्छी खेती हुई है तो जमींदारी प्रथा में अंग्रेजों को लाभ अधिक होगा, कम होगा कि अपरिवर्तित रहेगा? चलिए बोलिए अपरिवर्तित। गहराई लेवल का क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जाए। वन लाइनर रेलवे में बस एक लाइन है, कौन लाया था? कॉर्नवालिस। कब लाया? 93 खत्म हो। अब इधर तुमको खेती बढ़ाएगा, खेती घटाएगा। कई बार सेटर इतना आजकल तेज हो गया है कि मान लो हम लोग को सेट करना रहेगा, यही क्वेश्चन सेट करना। तो जान के क्वेश्चन दे दिए कि किसी वर्ष जो है अतिवृष्टि से, जान के हिंदी को खूब घुसा दिया, हिंदी माध्यम में तो थोड़ा लगा दी। किसी वर्ष अतिवृष्टि से, अतिवृष्टि में ज्यादा वर्षा से फसल बह जाने के कारण अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में ब्रिटिश भू राजस्व जो अंग्रेज के पास संचित हो रहे थे उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? उसमें अधिक जमा होगा, कम जमा होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो लड़के सोचेगा वर्षा वर्षा हुआ है, बाढ़ आ गया है, फसल दह गया है तो अंग्रेज गया। तो ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था में जमींदार गया, अंग्रेज को उतना वसूल करेगा। बोलिए बात क्लियर है सब? अब इसमें हम लोगों को फिर एक बात समझे कि इस समय जमींदारों के लिए एक सूर्यास्त कानून लाया, सनसेट लॉ। ये सनसेट लॉ क्या था? तो सूर्य डूबने तक दे देना है, नहीं देंगे तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। एक निश्चित तिथि तक आपका फिक्स किया गया था। तो जल्दी से इन बातों को नोट करेंगे। जमींदारी प्रथा आपका क्लियर? डैश लिख लीजिए। 1793 में अस्तार लगा देना। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया। इसे लागू किया गया।
इसे लागू किया गया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके। इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में जमीन के स्वामी, जमीन के स्वामी किसान, अच्छा लिख दो, किसान को घोषित न कर, हर बार तो नहीं रहेगा। इस व्यवस्था में जमीन के स्वामी किसान को घोषित न कर जमींदार को घोषित किया गया, जमींदार को घोषित किया गया। बताओ किसान के पास छोटे छोटे खेत बचे कि बड़े बड़े? कुछ नहीं, डैश देके लिखो, किसान भूमिहीन हो गए। कई लोग छोटे छोटे खेत में लग जाता है। किसान भूमिहीन हो गए, किसान भूमिहीन हो गए, लिख दीजिए। नीचे डैश देके चारागाह, प्रति जमीन पर भी जमींदार का अधिकार दिया गया, जमींदार का अधिकार दिया गया। नीचे डैश देके इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में जमींदार किसान और अंग्रेज के बीच, जमींदार किसान और अंग्रेज के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। नीचे फिगर हो जाएगा, फिगर वगैरह से आपको आइडिया लगेगा। बताओ ये गांव है, गांव में कई किसान हैं, क्या जमींदार खुद खेती करेगा? नहीं, किसानों के बीच लैंड बांट देगा और फिर इन सभी किसानों से टैक्स वसूल करेगा, और इन सभी किसानों से टैक्स वसूल किया, इसी प्रकार का सभी जमींदार अपने अपने गांव से टैक्स वसूल करेगा, और इस टैक्स में ये अपने पास कितना रखेगा? 1/11, और बाकी पहुंचा कितना देगा? 10/11 हर साल। नहीं, एक राशि निश्चित है, अलाउट होगा कि इस जमींदारी इतने प्लॉट का इतने लाख का है, जो उस समय 90-91 में हुआ फिक्स है, और वो नहीं बढ़ना है, कभी नहीं बढ़ा, जमींदारी उन्मूलन तक कोई रख। अब उतना राशि जो फिक्स है, उस राशि का 1/11 आपको रखना है, और बाकी 10/11 देना है। मतलब सुनो, अगर मान लो 1100 किलो अनाज मान लो इस गांव के लिए 90-91 में फिक्स था, तो 1/11 के हम चक्कर में मत रहो। अंग्रेज कहा कि इसमें 10/11 करो, का मतलब है कि हमको कितना बार में कट जाएगा? जल्दी बताओ। ये 100 बार में तो हमको कितना चाहिए? 1000 किलो। बस ये 1000 किलो हमको पहुंचा दो, बाकी तुमको अब 1/11 हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा हो गया कम हो गया, हमको इससे मतलब नहीं। ऑन पेपर तुम 1/11 हो, ज्यादा भी हो सकते हो, कम भी हो सकते हो, लेकिन मेरा इतना फिक्स। बोलो जी, बात क्लियर हुआ सबका? कई लड़के 1/11 नहीं समझता। 90-91 में जितना उसका कीमत चला, उसका 10/11 अंग्रेज खाता हमको चाहिए, बाकी तुमको बचे नहीं बचे, ज्यादा बचे हमको कोई मतलब नहीं। बोलो क्लियर है सबको? तो अब इसमें जल्दी से इस फिगर को बना दीजिए फटाफट। गांव, किसान, जमींदार, अंग्रेज। अंग्रेज के पास क्या पहुंचना है? 90-91 में जो वहां का था जमींदारी सिस्टम में, उसका 10/11 हिस्सा फिक्स है, उतना ही की जमींदारी है। ऑनलाइन में कुछ लोग स्टार्टर बाबा होते हैं, स्टार्टर बाबा का मतलब जो चलते रहेगा उस पर ध्यान कम देगा, अगला कब शुरू होगा बस उसी पर ध्यान रहता है। बिहार स्पेशल सर कब होगा हम जान रहे हैं, फिर बिहार शुरू करेंगे तो फिर अगले उसी दिन लिखेगा करंट कब से शुरू कीजिएगा सर। वो स्टार्टर बाबा है, वो जो चलेगा उस पर ध्यान कम देगा, स्टार्ट कराने में खाली उसका दिलचस्पी है। चलो बना दिया सब कोई? नीचे डैश तक लिखे, नीचे डैश तक लिखे। इस प्रथा में आधार वर्ष, इस प्रथा में आधार वर्ष 1790-91 को रखा गया, आधार वर्ष 1790-91 को रखा गया। नीचे डैश देखिए, निर्धारित आधार वर्ष में, निर्धारित आधार वर्ष में जो भू राजस्व निर्धारित था, जो भू राजस्व निर्धारित था, उसका 10/11 भाग, उसका 10/11 भाग अंग्रेज को देना था, अंग्रेज को देना था। नीचे डैश देखिए, इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में उत्पादन बढ़ने का लाभ, उत्पादन बढ़ने का लाभ या उत्पादन घटने का हानि, या उत्पादन घटने का हानि अंग्रेजों को नहीं होता था, अंग्रेजों को नहीं होता था। उनकी आय निश्चित थी, उनकी आय निश्चित थी, उनकी आय निश्चित थी। लाभ या हानि जमींदार को होते थे, लाभ या हानि जमींदार को होते थे। बताओ क्या यह अनुवांशिक था? पिता जमींदार है तो क्या वो मर जाएंगे तो जमींदारी गया कि है सूर्यास्त कानून तक में पैसा जमा होना चाहिए। अब वो पिता के 3 बेटे हैं तो उसकी जमींदारी कितने भाग में बटेगी? 3 भाग में। जो बेटा नहीं जमा करेगा उसका एक हिस्सा गायब हो जाएगा, बेटा ऑटोमेटिक कहेगा कि ये हिस्सा काम इतना दे रहा है मेरा ही रहेगा। तो नीचे डैश लिख दीजिए, यह आनुवांशिक रूप से, यह आनुवांशिक रूप से, यह आनुवांशिक रूप से निश्चित समय तक, निश्चित समय तक, यानी निश्चित समय से अच्छा निर्धारित समय, लेकिन कोई बात नहीं, निर्धारित समय तक कर देने तक, कर देने तक लागू किया गया था।
नीचे डैश देखिए, निर्धारित समय पर कर नहीं देने से, निर्धारित समय पर कर नहीं देने से, कर नहीं देने से सूर्यास्त कानून द्वारा, सूर्यास्त कानून द्वारा जमींदारी नीलाम की जाती थी, जमींदारी नीलाम की जाती थी। बोलो जो ब्रिटिश जो अधिकृत क्षेत्र थे उसमें यह सबसे अधिक भाग में लागू हुआ कि कम? सबसे कम। कितने परसेंट? सिर्फ 19%। याद है सबको? डैश लिख दीजिए। यह प्रथा, यह प्रथा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा क्षेत्र में लागू हुआ, क्षेत्र में लागू हुआ जो समस्त ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के, जो समस्त ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के 19% हिस्से में था, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के 19% हिस्से में था। नीचे डैश देखिए, जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा ब्रिटिश द्वारा सबसे कम क्षेत्र में लागू किया गया था, ब्रिटिश द्वारा सबसे कम क्षेत्र में लागू किया गया था, सबसे कम क्षेत्र में लागू किया गया था। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा बोला जाए। किसान जमींदार में कुछ फिक्स नहीं है, जमींदार बोल करके देगा। कैसे? तुम्हारे गांव में कोई फिक्स नहीं है, जिस किसान को जमीन नहीं है वो मालिक के पास आएगा, मालिक दे दीजिए, तो मालिक आ रहा है इतना देगा चूड़ा, इतना चावल, इतना चना, तो तुमको देंगे। अगर उससे ज्यादा कोई लेने वाला है तो उसको दे देगा किसान का। बस यही समझो इतने कि किसान के स्थिति, जिस किसान के तुम्हारे गांव में जमीन नहीं है उसको सोचना है, तुम्हारे गांव में कोई किसान वाला जमीन नहीं है, वो खाली जाता है मालिक मालिक करके खेत लेता है, तो उसके यहाँ मालिक पर डिपेंड है कि किस तरह से कंप्रोमाइज होता है। अब मालिक कह दिया कि भाई तुमको 1 मन चावल देना है और 1 मन चना देना है, खेती करो, तो बस 2 चीज पहुंचा दिया, ज्यादा हुआ तो इसी का, कम भी होगा तो इतना पहुंचाना। हाँ, तो लाभ हुआ तो ये जमींदार की इच्छा पर है ना। जमींदार जब जान जाएगा कि ज्यादा लाभ हो गया तो उसको पावर इसकी संपत्ति खींच ले, तो जितना जाएगा खींच लेगा, शोषण भी करेगा। मेन लाभ सिर्फ किसको है? जमींदार। वो मालिक है, वो मालिक है, उसको कितना लेना है वो समझेगा। ठीक है खेती करो, हम ले लेंगे तुमसे जितना काम है। अब ये नहीं सोचना कि सब तो कोई किसान नहीं जाएगा, भूखे मरेगा, वो तो मजबूरी है कि जाना ही जाना, तो बेचारा जाएगा ही। अब एक सिर्फ खाने भर छोड़ता था बस, कि जिसमें खा पी लो, वो भी कई लोग का ऐसा स्थिति रहा कि खाने पीने वाली स्थिति नहीं बच, तो उस तरह की स्थिति में ही छोड़ते थे ज्यादातर। तो मेन लाभ इसमें आपको सोचना है सिर्फ किसका? जमींदार। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, रैयतवाड़ी प्रथा। चलो सुनो जरा ध्यान से, रैयतवाड़ी पिछले दिन सुना हुआ, केवल एक बार रिकैप कर दे। आपको याद है सबसे पहले रैयतवाड़ी तमिलनाडु में, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां है? तमिलनाडु। एक रिसर्च हुआ किसके द्वारा? अरे हेक्टर मुंडो तो लागू करेगा मद्रास में, रिसर्च किसके द्वारा हुआ? तो आपको बताया थे कर्नल रीड के द्वारा। कर्नल रीड तमिलनाडु के क्षेत्र में एक रिसर्च किए। जिस समय वो रिसर्च कर रहे थे उस समय केवल एक जिलाधिकारी के रूप में हेक्टर मुंडो थे और उनको लगा कि प्रोसेस अच्छा है। जब हेक्टर मुंडो मद्रास का गवर्नर बन के आया तो पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू कर दी। जब इसका पॉजिटिव रिस्पांस हुआ तो आपको बताया था कि एलिफिंस्टन के द्वारा पूरे मुंबई में लागू किया गया और देखते देखते अंग्रेज पूरे दक्षिण भारत में, असम में, समस्त क्षेत्र के 51% भाग में यही लागू कर दिया। अब भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में रैयतवाड़ी लागू हुआ। क्यों? अंग्रेज इसमें क्या किया? विचौलियों को हटा दिया। रैयतवाड़ी में एक शब्द है रैयत, रैयत माने होता है किसान। बात ध्यान दीजिए, जब हम कहें रैयत तो कहना रैयत माने किसान, साधारण। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे आगे रैयत आला की उपाधि ली, तो रैयत माने समझना कि एकदम साधारण, आला के हम साधारण आदमी हैं, तो रैयत माने किसान। अंग्रेज कहा कि देखो एक गांव है, पिछले फिगर और इस फिगर को समझेंगे, एक गांव है, अब इस गांव में कई किसान है, तो हम क्या करेंगे? किसान को ही भूमि का स्वामी घोषित करें। यानी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भूमि का स्वामी कौन है? किसान। किसान चाहेगा तो जमीन बेच सकता है, किसान चाहेगा तो अपनी जमीन को इजारा रख सकता है, किसान चाहेगा तो अपनी जमीन को कुछ भी कर सकता है। इजारा और बेचने में अंतर समझते हो? बेच देने का मतलब खत्म हो, इजारा का मतलब है कि वो खेत किसी को गिरवी दे दिया, बदले में पैसा ले लिया, जिसको गिरवी दिया है वो व्यक्ति उसको सूद नहीं देगा, इस खेत को सूद के रूप में जोतते रहेगा, तो उसको इजारा का। तो किसान अपने खेत, क्या जमींदारी प्रथा में इजारा रख सकते थे? ठीक से समझना, क्वेश्चन देगा कि किस प्रथा में किसान अपनी भूमि को इजारा कर सकते थे। तो जमींदारी में उसकी भूमि ही नहीं है बेचारा, तो इजारा कहां से रखे? इसमें वो बेच सकता है, इजारा रख सकता है, स्वयं स्वामी। अंग्रेजों ने क्या किया? हर किसान का पंजीकरण किया। पंजीकरण का मतलब हर किसान का निबंधन, कितना खेत है, कौन खेत है, हर किसान का एक लिस्ट हो, हर खेत के भूमि के प्रकार को रखा। जान के आश्चर्य होगा, इसमें उसने कहा कि बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं होगी। बिचौलिया का मतलब है कि बीच का मीडिएटर कोई नहीं रहे कि किसान का हिस्सा जमींदार और जमींदार से फिर उधर आवे। अब डायरेक्ट सिस्टम है, यह है अंग्रेज, यह है एक गांव और यह है किसान। जितने भी किसान हैं वो डायरेक्ट अंग्रेज के पास टैक्स जमा करेंगे। अब बताओ, डायरेक्ट अंग्रेज के पास टैक्स जमा करेंगे तो क्या बीच में कोई टैक्स खाएगा? नहीं। तो डायरेक्ट जब जमा होगा तो इसको रैयतवाड़ी कहेंगे। अभी परेशान मत होना कि सर अंग्रेज पागल हो जाए, कितना टैक्स लेगा? टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बीच में कलेक्टर साहब, नाम है कलेक्टर साहब, जिनको अभी डीएम का, तो कलेक्टर नाम है, वो कलेक्ट करता। अब कलेक्टर का जो हिस्सा है उसकी ड्यूटी थी कि कलेक्ट करो, रजिस्टर में रिकॉर्ड चाहो। डेट फिक्स था, इसमें भी सूर्यास्त हुआ, सूर्य डूबने के बाद लिस्ट बनाओ कौन कौन टैक्स नहीं दिया, वो हम मांगने नहीं जाएंगे, बस जो नहीं दिया उसका लिस्ट खोलो, कौन कौन जमीन है वहां, वो बड़का ढोलक पीटो और कहो कि खेत कौन कौन लेगा, अनाउंस करो, अगला मालिक पगला हो जाएगा, पैसा दे देगा। तो खेत की नीलामी कर दी जाएगी, डायरेक्ट लिया जाएगा। बोलो जमींदारी से ज्यादा शोषण होगा कि कम? कुछ कम हो। लेकिन दिक्कत क्या थी? अंग्रेजों ने जो जमींदार को भी खाना था वो सब जोड़ करके भू राजस्व 80% तक कर दी। 100 किलो अगर किसान उत्पादन करेगा तो 80 किलो पहुंचा दो, 20 रखो, उसमें खा पी लोगे, सही से रहोगे, ऐठोगे कि नहीं चाहिए तो खेत खत्म, दूसरा को दे देंगे, कुछ नहीं 5 साल रहेगा, मिजाज ठंडा, फिर अपने लोग। उस समय कोई नौकरी उकरी है नहीं, तुम्हारा जो भी सिस्टम है तुमको करना। अब 80% तक टैक्स है, तो जब सामान्य मौसम, तब तो ठीक है जमा होगी। कभी कभी सुखाड़ आया,
वर्षा ज्यादा हो गया तो अब उस कंडीशन में किसान फसल है नहीं, सूर्यास्त कानून से खेत जाएगा। तो वो क्या करते थे, यहाँ शोषक वर्ग के रूप में एक नए वर्ग के पास चले गए जिनका नाम है महाजन, सेठ। सूद पर पैसा लेना, और ये इतना सूद जोड़ते चले गए कि जमींदार के भी दादा निकल, जो बेचारे दे दिए सूद पर पैसा, कागज देने के बाद उनका घर बैल सब खोल के ले लिया, 2 साल में इतना सूद बढ़ा दिया। तो यहाँ भी शोषण हुआ, तो लेकिन यहाँ शोषण जमींदारों से थोड़ा कम है। तो एक व्यवस्था का नाम रैयतवाड़ी है। तो पूछा जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, तो एक रीड का नाम आता है और दूसरा हेक्टर मुनरो का नाम आता है। दोनों अगर चॉइस में है तो दोनों सही है, मजबूरी में किसी एक को चुनना होगा तो मुनरो को चुनना, क्योंकि पूरे मद्रास में इसी ने लागू किया। अगर आगे बताओ रैयतवाड़ी की शुरुआत कहां हुई, तो तमिलनाडु आंसर होगा, क्योंकि रीड ने इसका स्टार्टिंग कहां किया था, तमिलनाडु में। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, रैयतवाड़ी प्रथा नीचे नेक्स्ट को बोला जाए। पहले कौन आया, बोलो पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले तो मेन जहां से आया तो जमींदारी नहीं करके ठेका वाला सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले ठेका सिस्टम। हम लोग देखे कि ये आया भी कब 1793, ये सब जब शुरू होगा तो सब लगभग 1800 के आसपास चले। ये रिसर्च केवल है ना, नहीं समझा, केवल रिसर्च रूप में लागू जिस समय हुआ लेट हो चुका है। तो लिखिए रैयतवाड़ी प्रथा, डैश लिख दीजिए, रैयत का अर्थ, बोलिए थॉमस, अच्छा पहले लिखिए रैयत का अर्थ, बोलो क्या होता है, किसान होता है। रैयत का अर्थ किसान होता है। इस व्यवस्था में जमीन के स्वामी किसान को बनाया गया, जमीन के स्वामी किसान को बनाया गया, किसान को बनाया गया। नीचे रह लिखिए किसान अपनी जमीन बेच सकते थे, इजारा रख सकते थे, बेच सकते थे, इजारा रख सकते थे। सभी किसानों का पंजीकरण किया गया, सभी किसानों का पंजीकरण किया गया, सभी किसानों का पंजीकरण किया गया। नीचे देखिए चारागाह, चारागाह तालाब प्रति खेत, चारागाह तालाब प्रति खेत, बोलो किसका, किसान का कि जमींदार का, किसान का, नालायक, अंग्रेज का, सरकार का। पता है इस व्यवस्था में किसान का हिस्सा नहीं है। लिख दीजिए तालाब चारागाह प्रति खेत पर सरकार का अधिकार रखा गया, ये सब किसान का नहीं है, सरकार का है, पर सरकार का अधिकार रखा गया। जमींदारी में किसका अधिकार था, जमींदार का, इसमें सरकार का, किसान का नहीं है। कई लड़के को क्वेश्चन पूछेगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में चारागाह भूमि पर अधिकार थे, चॉइस ए रैयत का, बी सामूहिक गांव का, सी सरकार का, और डी जमींदार का। तो आंसर सरकार का होगा, सरकार जो तय करेगी वही है, सामूहिक रूप से कुछ नहीं है इसमें। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखे इस व्यवस्था में बिचौलिए ऑब्लिक देखिए मध्यस्थ की भूमिका समाप्त कर दिया गया, बिचौलिए ऑब्लिक देखिए मध्यस्थ की भूमिका समाप्त कर दिया गया, मध्यस्थ की भूमिका समाप्त कर दिया गया। किसान सीधे अंग्रेज को कर देते थे, किसान सीधे अंग्रेज को कर देते थे, सीधे अंग्रेज को कर देते थे। जल्दी से नीचे फिगर बना दीजिए, इसमें किसान डायरेक्ट टैक्स अंग्रेज को देगा। एक बच्चा है परेशान की बाढ़ में खेत तो सबका बह जाएगा, तो फिर नीलामी में खरीदेगा कौन, क्योंकि सब बराबर लेवल का किसान नहीं था ना, कुछ बड़ा किसान है, कुछ छोटा किसान है, किसी की दृष्टि दूसरे के खेत पर एकदम टिका हुआ है कि वो खेत हो जाएगा तो बढ़िया है, तो वो सूद पर भी लेकर मार देगा। अलग अलग वैरायटी है ना, अलग अलग जोश है गाँव। अब हर व्यक्ति का है कि हमको ये खेत किसी तरह हो जाए, सुनेगा कि बिक रहा है, नहीं भी पैसा रहेगा, एकदम कोरोना भी है तो सूद पर मार कर देगा कि चलो धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। तो उस तरह के वैरायटी में लोग ले लेते थे। और नीलामी है ना, नीलामी में जो सबसे हाईएस्ट दाम लगाए, जब सब गरीब है तो हल्के दाम में चल जाएगा, उसी में जो है जो ज्यादा बोलेगा उसका हो जाएगा। चलिए फिगर बढ़ गया, सबसे नीचे डैश लिख दीजिए इस प्रथा को सर्वप्रथम रीड द्वारा तमिलनाडु के क्षेत्र में लागू किया गया, तमिलनाडु के क्षेत्र में लागू किया गया, तमिलनाडु के क्षेत्र में लागू किया गया। नीचे लिख दीजिए जब मद्रास का गवर्नर मुनरो बना, जब मद्रास का गवर्नर मुनरो बना तो उसने इसे पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू किया, तो उसने इसे पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू किया, पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू किया। उसी में बंबई क्षेत्र में एलिफिस्टन के द्वारा इसे लागू किया गया, एलिफिस्टन के द्वारा इसे लागू किया गया, एलिफिस्टन के द्वारा इसे लागू किया गया। नीचे डैश लिख दीजिए रैयतवाड़ी प्रथा के जनक, रैयतवाड़ी प्रथा के जनक बोलो कौन थे, रीड और मुनरो थे, रीड और मुनरो थे, रीड और मुनरो थे, रीड और मुनरो थे। बोलो सबसे कम भाग की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के 51% भाग
ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के 51% भाग, ब्रैकेट में दक्षिण भारत कौमा असम, दक्षिण भारत कौमा असम, ब्रैकेट बंद, अर्थात सबसे अधिक भाग में, अर्थात सबसे अधिक भाग में, सबसे अधिक भाग में इस प्रथा को लागू किया गया, इस प्रथा को लागू किया गया। ऑनलाइन में एक बच्चा है सर, ग्रोवर और बिपिन चंद के अनुसार 50% लिया जाता था। अरे नालायक, पूरा पढ़ो, ग्रोवर और बिपिन चंद सुना रहा तुमको। रैयतवाड़ी में अभी बताया मूर्ख की भूमि का पूरा पंजीकरण किया गया, तो पूरा पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि भूमि को 3 भागों में बांटा गया। एक भूमि, सब भूमि बराबर नहीं होगा ना, तो एक भूमि सबसे खराब किस्म का होगा तो कितना है, मीडियम कितना है, अच्छा कितना है, अच्छे किस्म का भूमि होगा तो 80% तक टैक्स लगेगा, मीडियम है तो 50 लगेगा, और कम है तो 20 लगेगा। कारण उत्पादन ज्यादा है। मान लो एक व्यक्ति को खाने के लिए 2 किलो चाहिए, तो अब उस व्यक्ति का इस खेत में 3 किलो हो ही रहा है, तो 80% खींच लेंगे तो मर जाए। अब उससे अच्छा खेत है, उसमें हो रहा है 5-4 किलो, तो 50% खींच लिए 2 किलो खाए। अब इसमें हो रहा है मान लो 6 किलो, तो 80% भी खींच लिए, तो सब है खुश, अंग्रेज भी खुश है। भूमि के अनुसार टैक्सेशन। तो ये भी तुमसे पूछा जाएगा, रैयतवाड़ी में अच्छे भूमि में टैक्स कम लगते थे कि ज्यादा? ज्यादा। हर भूमि में बराबर नहीं है, इसीलिए तुमको 80 जो बोले तो अच्छे खेत का। कोई आदमी जान के अच्छा खेत बेच देता था, खराब का खरीदता था। क्यों? अच्छा खेत में टैक्स तो बहुत अच्छा है, तो इससे बढ़िया है कि उसको बेच के खराब का खरीद लो। इनमें मेहनत करेंगे तो 20% लगेगा, तो बचेगा तो ज्यादा। तो इसीलिए कई लोग रैयतवाड़ी में रिवर्स चीज रहा, अच्छे अच्छे खेत पर इसका मालिक होना तो कोई नहीं, नीलाम हो रहा तो कोई खरीद नहीं रहा, खराब तो करा दे दीजिए, क्यों? इनमें टैक्स कम। तो इससे अच्छे खेत का प्रति होना, इसका एक दोष के पार्ट आता है। तो इसमें गहराई में जिसका नाम लिखो ग्रोवर बिपिन चंद, जब बढ़िया से पढ़ोगे ना तो ये वैरायटी ढेर बेचोगे। तो अभी तो हम लोग केवल चल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उन तथ्यों को। तो चलिए, रैयतवाड़ी क्लियर हो गया सबका। नीचे अब हेडिंग दीजिए, महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा। चलिए ध्यान दें, पहले हम लोग को खूब बढ़िया से लास्ट समझ लें, महाल का अर्थ क्या होता है। बहुत सुंदर। महाल का अर्थ क्या है? गांव। कई लोग ध्यान दीजिए, जवार, महाल, ये सब टेक्निकल वर्ड, क्षेत्रीय शब्द। कोई आदमी भेंट होता है तो और बताइए जिला जवार के समाचार, ऐसा भेंट होता है ना। तो ये जो देख रहे हो तो जिला तो समझ रहे हो, जवार माने वो गांव हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, घर फूटे गंवार लूटे और गांव फूटे जवार लूटे, माने गांव से बड़ा सिस्टम जवार का। तो देखो सीधा सीधा एक सिस्टम आ रहा। तो उसी प्रकार से महाल जब बोलेंगे तो इसको महाल का अर्थ गांव होता है। अब अंग्रेज क्या देखा वो सुनो। अंग्रेज देख रहा है कि जब जमींदारी किए तो जमींदारी घींच ली। अब इस समय एक बच्चा का देखिए, फिर बड़ा मासूम एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन रहा कि सर जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए तो जमींदारी था कि? अरे जमींदारी भारत की आजादी के बाद खत्म हो, और जो एक बार 1793 में फिक्स हो गया, 1947 तक एकदम फिक्स है, न बढ़ना न घटना। जमींदारी एकदम टाइट सिस्टम है, फिक्स, वो बढ़ना घटना नहीं। रैयतवाड़ी में जो देख रहे हो वो पंजीकरण है, उसमें भूमि के अनुसार से सिस्टम चल रहा है। लेकिन अंग्रेज क्या देखे, दोनों में खराब। एक जगह जमींदार खा गया और दूसरा जगह मुनीम जी खा गए, किसान नहीं खाया, महाजन लोग खा गए, और इसका सीधा निगेटिव इंपैक्ट खेती पर पड़ा। अब किसान देख लेगा कि एकदम हमको खेती में मर ही रहा है, सब छीन ही लिया, तो बेचारा जब कुछ नहीं बचा तो चल दिया बम्बई कमाने। उस समय भी बम्बई कमाने जाता, इसलिए बम्बई में भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। जब सब छिना गया तो कहा कि अब तो चलो बम्बई, उधर चला गया, नौकरी में चला गया। तो खेती धीरे धीरे उस समय ज्यादा व्यक्ति की आवश्यकता थी, अच्छे खेत प्रति रह रहे, जितना लाभ मिलना चाहिए अंग्रेज को नहीं मिला। तो अंग्रेज कहा कि अब ऐसा करो, पूरे गांव को जिम्मेवार ठहराओ कि हमको इस गांव से इतना पैसा चाहिए, और इसके लिए जमींदार हेड नहीं है, इसके लिए गांव का एक मुखिया हेड है, वो जमींदारों से अलग। क्यों? जमींदार को पावर है कि वो अनुवांशिक रूप से वर्क करे, जमींदार को पावर है कि सब चारा गाय सब उसका है, तो हम सब नहीं देंगे, हम केवल निर्धारित करेंगे। और जमींदारी प्रथा में जो ये फिक्स हुआ वो हर समय रहेगा, इसमें भी नहीं। हम फिक्स करेंगे कि इस गांव से इतना चाहिए, जो मुखिया है वो देख लो किसका किसका खेत है, रिकॉर्ड रखो, और इसमें हर खेत पर देखो खेती हो जाए, और जो नहीं कर रहा है उसको हटा के दूसरा से खेती करो। अब तुम ही बताओ, गांव में किसी का ही खेत है, किसी का ही खेत है, किसी का ही खेत है, अब अलग अलग सबको अपना जीना है, तो खेती नहीं करने आएगा तो कोई इसको करने जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन जिस समय फिक्स हो जाए कि तीनों मिला के टैक्स देना है, तो इसको शांति से बैठने देगा? ये अगर नहीं जोतेगा और दिव्य स्थान में सोया हुआ रहेगा, पकड़ के टांग के इसमें फेंकेगा कि पहले जोतो, नहीं तो टैक्स देने वालों सबको देना रहेगा। सामूहिक जिम्मेवारी जब होगी तो गांव वाला एक खेत भी प्रति नहीं छोड़वाए। अगर कोई प्रति है तो पकड़ के लगा कि कहा गया, तो अगर बीमार है तो सहानुभूति में उसको लोग मदद करे, बीमार नहीं है तो टांग के पकड़ के पहले जो तो तब ताश खेलना चाहता कुछ करो, पहले खेत रो। और यही अंग्रेज चाह रहा था कि सामूहिक जिम्मेवारी बने, और इसी को एक प्रथा कहे जिसका नाम क्या है? महालवाड़ी। इस प्रथा की शुरुआत करने वाले कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। इसीलिए आपको पूछा जाएगा कि बताओ महालवाड़ी के जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। और यह अंतिम में जो अंग्रेज जीता, पंजाब, पश्चिमी यूपी, इन बेल्टों में 30% हिस्से में इसको लागू किया, और इसमें शोषण ज्यादा हुआ कि सबसे कम? सबसे कम। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसान सबसे बुलंद है, क्योंकि उनका खून कम खिंचा है। इधर के किसान बेचारे साइकिल भी खरीदते हैं तो मिस्रिय सही, लेकिन बांटते हैं, पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा में साइकिलों अपन बढ़िया से धोते हैं और अगरबत्ती दिखा के लड्डू चढ़ाते हैं, इतना खिंचाए हुए हैं। इधर के आदमी साइकिल उकिल में पूजा नहीं करेगा, वो फोर व्हीलर रखेगा, कारण उसका खिंचाव शुरू से ही कम है, शोषण कम। देखो दोनों के किसानों में कितना अंतर। हमारे यहाँ के किसान का कुछ नहीं था, जमींदारी प्रथा में किसान का क्या? कुछ नहीं। तो जिस समय जमींदारी नीलाम हुआ तो 50 बीघा हमको रखना है, हमको 500 बीघा। तो जो डोली मेरे यहाँ बैठता है कह रहा है कि चलो कुछ दे दो, जाओ 20 बीघा तुमको दे दी, तुम जाओ 15 बीघा तुमको दे दी, तो अपना फ्रेंड में 5-6 8 को दे दिए, तो गांव में यही 8 की जमीन हो। अब 8 क्या शादी हुआ, उससे बाकी क्या हुआ? बेटा नौकरी में चला गया तो खरीद खरीद के कर ली, और बाकी जो बेचारा कुछ नहीं कर पाया वो आज भी वैसे ही भूमिहीन। बिहार की स्थिति तुम जो देख रहे हो ना, वो जमींदारी का उस सिस्टम से आया, उसी के कारण तुम देखते हो अभी ये नेचर चल रहा है। तो जल्दी से नीचे लिख दीजिए, महालवाड़ी प्रथा नीचे डैश करके लिखे। महाल का अर्थ, महाल का अर्थ गांव होता है। महाल का अर्थ गांव
इस प्रथा में गांव को ही एक राजस्व इकाई माना गया, गांव को ही एक राजस्व इकाई माना गया, गांव को ही एक राजस्व इकाई माना गया, इकाई माना गया, और गांव प्रमुख को और गांव के प्रधान को और गांव के प्रधान को गांव से भू राजस्व संग्रह कर, गांव से भू राजस्व संग्रह कर, गांव से भू राजस्व संग्रह कर अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य दिया गया, अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य दिया गया, अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य दिया गया। नीचे डबल स्टार लाकर लिख दीजिए। महालवाड़ी प्रथा के जनक, महालवाड़ी प्रथा के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे, महालवाड़ी प्रथा के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। हॉल्ट मैकेंजी अंडरलाइन कर देगा, नीचे डैश लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के, भारत में ब्रिटिश अधिकृत साम्राज्य के, ब्रिटिश अधिकृत साम्राज्य के 30% भाग में इसे लागू किया गया, 30% भाग में इसे लागू किया गया, 30% भाग में इसे लागू किया गया, 30% भाग में इसे लागू किया गया। तो ये भू राजस्व सिस्टम होगा। जल्दी से 3 सिस्टम छोटा छोटा तीनों सुनना है, क्योंकि हम चाहते हैं आर्थिक कंप्लीट खत्म कर। छोटा एक सिस्टम है, इसका नाम है धन का बहिर्गमन। कई बार सीधा सीधा आपको यहां से जो बढ़ा रहा है सीधा सुना जाएगा। धन का बहिर्गमन या धन का निष्कासन, नीचे छोटा सा हेडिंग दो, धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन। चलिए ध्यान दीजिए, बातों को बढ़िया से समझिए। 1867 की बात है। पहली बार एक व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने इस बात को सबसे पहले उठाया। दादा भाई नौरोजी कहे कि बहुत ज्यादा भारत के साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय भाई? तो अंग्रेज अंतिम बदमाशी कर रहा है। क्या? तो कहे निकृष्टों में निकृष्ट, खराबों में सबसे खराब काम अंग्रेज कुछ कर रहा है, तो धन का बहिर्गमन कर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम आप जानते होंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे कमिश्नर का भी इसका नाम सुने होंगे। उसी पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 1868 में निर्धारित किए थे 20 रुपया। साल भर में 1868 में इंडिया के एक आदमी एक साल में 20 रुपया कमाते थे, महीना में 2 रुपया से कम। आजकल तुम 2 रुपया गिरा हुआ रहता तो सीधे चल देते, और उस ध्यान में महीना का इनकम 2 रुपया से कम था 1868 की बात। और इन्होंने कहा कि भारत के इस गरीबी का कारण अंग्रेज है, क्योंकि भारत से धन ले जा रहा है, बहिर्गमन कर रहा है। तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो तुम्हारा धन का बहिर्गमन हुआ कि नहीं हुआ? नालायक, बहिर्गमन उसको नहीं कहते जो पैसा दे दिया। तुम पैसा हमको दिया तो बहिर्गमन नहीं है, बदले में हम तुमको कुछ दे रहे हैं। बहिर्गमन का मतलब है कि वह धन जिसके जाने के एवज में कुछ ना आए, वो बहिर्गमन। जैसे समझेगा, लोग तो जैसे कुछ बहिर्गमन हुआ था, अरे मेरा भी हुआ। तुम यहाँ पैसा दिया तो बदले में यहाँ तुम कुछ लिया, तो ये बहिर्गमन नहीं। तुम सामान सब्जी खरीदा, पैसा दिया, बदले में सब्जी लिया, तो बहिर्गमन नहीं। लेकिन बहिर्गमन का है जब पैसा गया, बदले में कुछ नहीं मिला, तो ये बहिर्गमन है। यही दादा भाई नौरोजी हाईलाइट कर ये कर रहे हैं कि अंग्रेज क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी, सारे कर्मचारी का वेतन भत्ता पेंशन इंडिया से दे रहा है। बदले में भारत को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लोग लूट के ले जा रहा है। तो अरे तुम पेमेंट इतना के दे रहे हो, तो बदले में कुछ चाहिए ना, तो हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तुम अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हो, पेमेंट हमसे ले रहे हो, अपना बंदूक से फायरिंग कर रहे हो और गोला बारूद हमसे खरीद रहे हो। तुम भारत के कोष बना के 1 करोड़ रुपया उस समय इंग्लैंड के बैंक में जमा किया, तो कह रहे ठीक है जमा किया, उसका सूद तो देना चाहिए तुमको, तो सूद भी तुम ही बैठ के खा जा रहे हो। ये सब जो हिस्सा है, ये हमारा धन का पलायन है, ये धन का बहिर्गमन है, और इसी के कारण भारत में गरीबी आ रही। देखो बाद में तुम देखोगे मद्रास रेवेन्यू बोर्ड के एक अध्यक्ष थे, अंग्रेज है सुलेमान, और स्वयं कह रहा है कि हमारी व्यवस्था एक स्पंज जैसा काम कर रहा है, जो भारत से धन को सोख करके और टेम्स नदी में ले जाकर नीचे छोड़ते हैं। भारतीय नहीं कर रहा है, अंग्रेज कह रहा है कि हम इतना बढ़िया स्पंज लेके आए। स्पंज देखा है ना, कि भारत के गंगा नदी में रखते हैं तो यहाँ सोखता है, और लंदन के टेम्स नदी में निचोड़ते हैं तो वहां धन निकलता है। हमारी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, यही चीज को दादा भाई नौरोजी हाईलाइट कर। दूसरे एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, रमेश चंद्र दत्त। बस देखो 2-3 व्यक्तियों का मेन भाव इसमें समझना है, बस यही से ऑब्जेक्टिव आते हैं प्रस्ताव। रमेश चंद्र दत्त कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भारत में दूसरा कोई राजा नहीं बना, राजा बहुत बना। ये ऐसा भी नहीं कि राजा जो बना वो पब्लिक से पैसा नहीं लिया, सब लिया, लेकिन बाकी राजा और अंग्रेज भी पब्लिक से पैसा ले रहा है। अभी हम लोग प्रणाली देखे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी सब देख, तो क्या पहले नहीं था? क्या अकबर औरंगजेब टैक्स नहीं ले रहा था? ले रहा था, तो फिर अंग्रेज ले रहा था, दिक्कत क्या है? तो रमेश चंद्र दत्त कहते हैं कि देखिए दिक्कत क्या है, वो हमारी बात को समझ। इन्होंने भी कॉन्ग्रेस ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी, और उसमें ही बड़ा डिटेल समझा है कि देखिए पहले जो राजा थे अकबर जहांगीर, जिनका नाम आप ले रहे हो, उन लोग एक सूर्य जैसा काम कर रहे थे, जो यहाँ पर पब्लिक के पैसा को पानी समझो, वहां से वो खींच करके उड़ाते थे। खींच ली, राजा एक सूर्य है, अपने तेज से पब्लिक के पास जो पैसा
वर्षा है वो टैक्स के रूप में खींच ली, और खींचने के बाद राजा बादल के रूप में फिर वर्षा कराते थे, तो खींचे और फिर वर्षा कराए, तो पब्लिक फिर खुश। अब राजा मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ सबसे कह के लाओ इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, रोड टैक्स सब खींच ली, और फिर कहे कि ये लो वर्षा, वर्षा का मतलब सब्सिडी, गरीब आदमी इंदिरा आवास, ये रोड 4 लेन बनेगा, तो खींच खींच के यही वर्षा कराएंगे तो रोड पर मजा भी तो आएगा। रोड पर चलेंगे तो कहेंगे 4 लेन गर्दा उड़ रहा है, तो कहां से उड़ रहा है, यही खिंचाया था जो वर्षा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि बाकी राजा ये कर रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? रमेश चंद्र दत्त अपने पुस्तक में कहते हैं कि अंग्रेज भारत में बादल बना रहे हैं और इस बादल से वर्षा इंग्लैंड में करा रहे हैं। ये है धन का बहिर्गमन। बोलो बहिर्गमन का बात क्लियर हुआ सबका? तो तीन ऑब्जेक्टिव यहां से आते हैं, तीनों बात फटाफट नोट करेंगे, नीचे जल्दी से लिख दीजिए, हम लोग को केवल बेसिक थीम समझना है कि वो बात क्लियर हो जाए। नीचे लिख दीजिए, पूर्व धन का बहिर्गमन किसको कहते हैं? देश से धन का जाना नहीं, देश से वैसे धन का जाना जिसके बदले में कुछ नहीं आना, ये बहिर्गमन। हाँ, हमको दिया बहिर्गमन नहीं था, लिखो डैश करके लिख दीजिए, वैसा धन जो जो देश के बाहर जाए, जो देश के बाहर जाए और बदले में कुछ ना आए, और बदले में कुछ ना आए तो इसे धन का बहिर्गमन कहते हैं। बदले में कुछ ना आए तो इसे धन का बहिर्गमन कहते हैं, धन का बहिर्गमन कहते हैं। अब बताओ दादा भाई नौजी का टेंशन समझ में आया? मान लो हमारे पास 1 करोड़ रुपया रहे और 1 करोड़ रुपया का कैश का तुमको हम हेड बना दे कि तुम बहुत ईमानदार हो, देखना इसको बढ़िया से रखना, और गेस्ट उस्ताद चाय नाश्ता सब कराना, सब हो गया। और तुम क्या कर रहा है? इस पैसे में अपना ड्राइवर, अपना नौकर, अपना एक आगो बॉडीगार्ड ये सब रख के और यही वाला के दे रहा है कि दिन भर आप ही के यहाँ रहते हैं, तो उस सबके पैसा कहां से आए? तो ये जो तुम पैसा ले गया बदले में हमको कुछ लाया नहीं, तो मेरा धन का बहिर्गमन पार्ट। अंग्रेज यही कर रहा था, दादा भाई यही कर। इनकी पुस्तक कौन है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो लिख दीजिए, सर्वप्रथम धन बहिर्गमन का सिद्धांत, सर्वप्रथम धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत 1867 में, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी ने दिया, नीचे डैश देखिए, उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया गया। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया गया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया गया, इसका उल्लेख किया गया। बात इसलिए समझाया, क्वेश्चन देखा कौन धन का बहिर्गमन का हिस्सा नहीं था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को पेंशन देते थे, बोलो बहिर्गमन का हिस्सा है कि नहीं है? पेंशन किस लिए दे रहे हो? दे रहे हो तुम्हारा समाज बढ़ाने के लिए, तो अपना दो, भारत का पैसा क्यों दो? बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बहिर्गमन का पार्ट होगा। नीचे डैश देखिए, लिख दीजिए स्टार लगा के, रमेश चंद्र दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी जिसमें अंग्रेजों के शासन को, अंग्रेजों के शासन को अन्य भारतीय शासकों से भिन्न बताया, अन्य भारतीय शासकों से भिन्न बताया, अन्य भारतीय शासकों से भिन्न बताया। उनके अनुसार अन्य भारतीय शासक, अन्य भारतीय शासक द्वारा कर से प्राप्त धन के बादल की वर्षा, कर से प्राप्त धन के बादल की वर्षा भारत में होते थे, भारत में होते थे। जबकि अंग्रेज द्वारा भारत में कर रूपी निर्मित बादल को, अंग्रेज भारत में कर रूपी निर्मित बादल से, भारत में कर रूपी निर्मित बादल से बोलो कहां वर्षा करा रहा है? इंग्लैंड में वर्षा करा रहे हैं, इंग्लैंड में वर्षा कराते थे, इंग्लैंड में वर्षा कराते थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप समझ गए इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किनका लिखा हुआ? रमेश चंद्र, इन्होंने इस उल्लेख किया। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास रेवेन्यू बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या हमने बताया? जॉन सुलेमान, जॉन सुलेमान। ये जॉन सुलेमान जो देख रहे हो, इन्होंने ही कहा कि ब्रिटिश व्यवस्थाएं एक ऐसे स्पंज की तरह कार्य करते हैं जो गंगा से निचोड़ करके टेम्स में, हम लोग गंगा से अवशोषित करके टेम्स में निचोड़ते हैं। अब स्टेटमेंट देख, हमारी व्यवस्था एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा से अवशोषित कर टेम्स में निचोड़ते हैं। यह कथन किसका? तो जॉन सुलेमान का। ये कौन है? मद्रास रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष है। तो एक अच्छा प्रश्न यहां से भी आते, तो लिख दीजिए मद्रास रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष, मद्रास रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष जॉन सुलेमान। जॉन सुलेमान को अंडरलाइन कर दोगे। जॉन सुलेमान ने स्वयं कहा, जॉन सुलेमान ने स्वयं कहा, जॉन सुलेमान ने स्वयं कहा कि अंग्रेजों की व्यवस्था एक ऐसे स्पंज की तरह कार्य करते हैं कि अंग्रेजों की व्यवस्था की के बाद हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, कोई कहेगा तो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा लिखने का डालो, कहा कि इन्वर्टेड कॉमा कि हमारी व्यवस्था या अंग्रेजों की व्यवस्था एक स्पंज की तरह कार्य करते हैं, एक स्पंज की तरह कार्य करते हैं जो गंगा से धन को अवशोषित कर, जो गंगा से धन को अवशोषित कर, गंगा से धन को अवशोषित कर टेम्स नदी में निचोड़ते हैं। टेम्स नदी के किनारे कौन स्थित है? लंदन। वहां लंदन का इशारा हो गया। टेम्स नदी में निचोड़ते हैं,
चलिए छोटा सा हेडिंग दो, कृषि का वाणिज्यीकरण। हम लोग अंतिम स्टेप सब समझना है, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब सब केवल समझे रहोगे ना तो क्वेश्चन मूवमेंट भी देगा तो बड़ा मुस्कुराते हुए बनाओगे कि हाँ ये स्टेप है। नहीं तो अभी पहले क्या था, क्वेश्चन देता धन के बहिर्गमन से तात्पर्य चॉइस है धन का दूसरे देश में जाना, तो कहीं ना मार ही देता धन के दूसरे देश में जाना। क्या सिर्फ वही आंसर होगा? नहीं, आंसर कौन होगा? वह धन दूसरे देश में जाना जिसके बदले में कुछ नहीं आना, वो बहिर्गमन का हिस्सा हो गया। अब ध्यान से समझो, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है? तो वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि जब हम खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नगदी फसल को लगाते हैं तो कहते हैं कि यह खेती का वाणिज्यीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया, बिजनेस हो गया। अब बताओ, कोई पहले हमारे यहाँ कपास की खेती थी कि नहीं? हड़प्पा काल में भी कपास था, तो हड़प्पा काल में भी कपास होते थे। जब पुर्तगाल के लोग आए तो आपको मालूम है कि अकबर के समय भारत में मध्यकाल में तंबाकू की खेती हुई। अब बताओ, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती होना खाद्यान्न फसलों के स्थान पर एक कृषि का वाणिज्यीकरण है कि नहीं? हाँ या ना? है तो नालायक नहीं है। बात समझ, यही तो समझना, वाणिज्यीकरण यह नहीं है। बात समझेगा? एक स्पेशली सब टर्म आ रहा है, इन टर्मों को समझना है। ये नहीं समझना है कि दान हटा के तंबाकू रोक दिया तो वाणिज्यीकरण हो। ये वाणिज्यीकरण है क्या, इस बात पे चलते हैं, देखो अब क्लियर हो जाएगा। अब कहता है कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यहाँ कई मशीन लगे। अब इंग्लैंड अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत के भूमि में अगर कृषि कर रहा है तो उस कृषि को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा। बोलो, वाणिज्यीकरण का मतलब समझ रहा है? इसके पहले भी अकबर ने किया, तो अकबर का उद्देश्य क्या है? स्वयं भला नहीं, लोग लोग कहा तो वाणिज्यीकरण नहीं, अपने लाभ के लिए इंग्लैंड कर रहा है। इंडिया में जो रोक रहा है वो सोच रहा है इससे हमको फायदा होगा, तो वो वाणिज्यीकरण है। जैसे पहले इंग्लैंड क्या करता था, चीन का एक इंपॉर्टेंट शहर है कैंटन, कैंटन से मेन इंग्लैंड चाय ले जाता था। ये कैंटन शहर जो देख रहे हो, ये कैंटन कहाँ है? चीन में, और ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड यहाँ चाय लाते थे और यहाँ से पैसा भेजते थे, तो इनका खर्चा हो रहा था। अब जब वो भारत पर कब्जा किए तो सोच रहे हैं कि ठंडे प्रदेश होने के कारण चाय का खपत तो है, तो क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र में ही चाय उपजाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये बंगाल का सिलीगुड़ी का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, इधर वो चाय के बागान लगा रहे हैं। किस लिए? भारतीय के लाभ के लिए नहीं, ताकि भारत पर मेरा कब्जा है तो यहाँ चाय उपजाएंगे तो हम यहीं से फ्री फ्री लेके चले आएंगे, तो मेरा जो पैसा जा रहा है ये बच जाए। तो अब ये जो चाय लगाया गया भारत में, क्या भारतीयों के लाभ सोच के? नहीं, भारतीय तो चाय पीना भी नहीं जानते थे। हमारा देश दूध दही का देश, मट्ठा लस्सी का देश, हमारे यहाँ भगवान भी चुराए क्या था, मक्खन दही, इस फिर उनका मुंह ठीक ठाक रहा। कभी देखे कि भगवान चाय मार के खींच रहा है कि थोड़ा आराम करने दो? ये तो अंग्रेज जबरन यहाँ उत्पादन किया और सोचा कि यहाँ भी कुछ कमा लिया जाए, तो कैंप लगा लगा के लोगों को फ्री देना शुरू किया। लोग पूछा क्या है, तो कहा दूध, दही तो खूब पीते हैं, कहा थोड़ा सा डाल देना, पीना एनर्जी आएगा, थकावट जो मन में बैठा देगा तुमको लगेगा कि वही है। जैसे एक मजदूर को हम खुद देखे, वो डेली शाम में एकदम खूब दिन भर काम किया और शाम में उसको पीना जरूरी है। क्यों? उसके दिमाग में किसी ने बैठा दिया है कि दिन भर के हरासमेंट एक गिलास खींचने से दूर हो जाए। अभी बैठा हुआ, अब उसको हम कितना समझाए कि यार अनार का जूस लिवर कितने ठीक है, मालिक थकल ना रहते हैं, तो उसको कौन दूर करेगा? जिसके दिमाग में बैठा अनार, थकावट नहीं, आइए खींचा और थकावट, पहले पानी रहता है, सही होगा। डॉक्टर कई लोग साइकोलॉजिकल इलाज भी करता है, देख लेता है कि नहीं व्यक्ति बिना पानी चले ठीक नहीं होगा, भले रोग नहीं, रोग कुछ नहीं है, लेकिन देख रहा है ये समझ गया कि इनको क्या चाहिए, झूठ बोल रहा है, इसे ही पानी चाह दिया, 5 को ऐसे ही सोया बोल दिया, अब खाली देख रहा है सोया उसे, हाँ फायदा है, तो चल गया, उसके दिमाग में आ गया क्या इतना हो गया। वही चीज देखो यहाँ। तो अब बताओ, भारत में चाय का जो बिजनेस हुआ, अंग्रेज किस लिए किया? अपने लाभ के लिए। इसी प्रकार से इस समय सबसे ज्यादा नील का डिमांड यूरोप में था वस्त्रों को रंगने के, तो नील कहां से आएगा? तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में नील की खेती शुरू किया। किस लिए? अपने लाभ के लिए। भारतीय लोग को नील नहीं चाहिए, वो अपने लाभ के लिए शुरू करवा रहा है। इस समय उनको कॉफी पीने का मन कर रहा है, कर्नाटक पकड़ लिए, पूरा कहवा रोकवा दिए, रबर के टायर बनाना है, केरल पकड़ लिए, पूरा रबर की खेती शुरू करा दिए। तो ये भारतीय भूमि का उपयोग इंग्लैंड के उद्योग के कच्चे पदार्थ के लिए होना एक कृषि का वाणिज्यीकरण। अब बताओ, वाणिज्यीकरण सब एकदम क्लियर है सबका? मेन टर्म को समझना था तो नीचे लिख दीजिए, कृषि का वाणिज्यीकरण नीचे डैश करके लिख दीजिए। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय भूमि का प्रयोग, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय भूमि का प्रयोग ब्रिटिश उद्योग के कच्चे पदार्थ, ब्रिटिश उद्योग के कच्चे पदार्थ के उत्पादन हेतु करना, ब्रिटिश उद्योग के कच्चे पदार्थ के उत्पादन हेतु करना कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। 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 नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके लिख दे। इस वाणिज्यीकरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के उत्पादन किए गए। विभिन्न फसलों के उत्पादन अंग्रेज द्वारा किए गए। विभिन्न फसलों के उत्पादन अंग्रेज द्वारा किए गए। चलिए 4-5 फसल लिखो। चाय, नील, कहवा, रबर, कपास। लंबे रेशे के कपास अंग्रेज का ही लाया हुआ। बोलो, चाय कहां? बंगाल भी और असम भी, ये अंग्रेज का रुपा हुआ है। बंगाल में कहां? सिलीगुड़ी वगैरह का जो क्षेत्र है बंगाल में ही पड़ता है, बाकी असम हो गया। नील कहां? हाँ, बंगाल भी और बिहार भी। अभी जान के सब रुकवा रहा है, तब फिर चंपारण सत्याग्रह ठीक ठाक चलेगा। तू नजर दिया करे, लिखो बंगाल और बिहार। दूसरा नंबर लिख दिया सब कोई, तीसरा नंबर लिख दीजिए। बोलो क्या है? कहवा लिख दो। कहवा डैश देके कर्नाटक। कहीं ना पहला छूट रहा है, लिख ली चाय डैश, तो पहला छूट रहा है ना, पहले छूट रहा है सबका। चाय डैश देके बंगाल, असम। दूसरा हो गया नील। नील, नील कहां होगा? बंगाल बिहार, बंगाल बिहार। बोलो इसके बाद क्या होगा? कहवा, कहवा कहां? कर्नाटक, कहवा
रबर, रबर बोलो रबर। केरल। अगला लिख दीजिए लंबे रेशे के कपास, लंबे रेशे के कपास। बंगाल, बंगाल में सूती वस्त्र पहले बनता था, समझ रहा ना, तो वहां कपास उत्पादन नहीं करते थे। लिख दीजिए बंगाल। अगला बाकी महाराष्ट्र में छोटे रेशे के कपास है, ध्यान रखना। अगला नंबर लिख दो जूट, जूट भी अंग्रेजी लाया, जूट बोलो जूट का बिहार और बंगाल दोनों जगह, मैं बंगाल करके तो बिहार वहीं गया, ठीक है, बंगाल और बिहार। चलिए अब ध्यान से समझे, ये था कृषि के वाणिज्यीकरण का पाठ, केवल एक समझना था कि ताकि प्रश्न रहे तो आपसे बन जाए। अब सुनेगा ध्यान से, अब आपका एक क्लास खूब बढ़िया से जो है अगर 2 घंटे का हो जाए तो 1857 का विद्रोह खत्म हो जाएगा, 2 घंटे का। उसके बाद फिर बल्ले बल्ले, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे ही हीरो का आगमन हो जाएगा तो सिनेमा दिलचस्प हो जाए। अभी तो सब बिना हीरो खाली ट्रेलर चल रहा, अब हीरो गांधी जी जैसे ही आएंगे तब फिर 6-7 क्लास एकदम मजेदार आराम से बड़ा मस्ती में निकल जाएगा, एक लय में निकल जाएगा। तो हम चाह रहे हैं, सुन लो, कल चाह रहे हैं कि आपका मराठा को बढ़िया से निकाल ताकि टेस्ट हो जाए मराठा सीखा, तो कल मराठा का पूरा ठीक ठाक करेंगे। उसके बाद संडे को, सैटरडे को थोड़ा टीचर वाले जो लोग हैं उन लोग का थोड़ा हिस्ट्री हम चाह रहे हैं कि उन लोग का निकाल लें। तो संडे को हम चाह रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट में 2 घंटा आपको समय दे दें और 1857 को खत्म कर दें संडे, तो वो अपना निश्चिंत रहेगा। और फिर मंडे से जो है अगले वीक जो होगा, मंडे से अगले संडे तक के देश आजाद करा दो, तब मॉडर्न का लोड खत्म हो जाएगा। फिर आपका मॉडर्न को फिर खाली समेटना रहेगा, तो फिर मान के चलो 8-10 क्लास और ले लेंगे तो मॉडर्न फिर आराम से निकल जाएगा आपका। मॉडर्न निकलने का मतलब है टेंशन एकदम कम हो जाना। जो लड़का पचाते जा रहा है एकदम सही है, सुन लो, मॉडर्न हिस्ट्री सही है तो मतलब एकदम ऑन ट्रैक चल रहा है। कितनों किस्मत खराब होगा तो कम से कम 20 क्वेश्चन बने, 20 बनेगा, एकदम किस्मत खराब रहेगा तब की बात करो। इसके बाद तब जस्ट शुरू करेंगे बिहार स्पेशल, और उसमें भी पहले भूगोल से शुरू करें ताकि इधर तब तक मेडाइवल निकालना मजबूरी है, तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री नहीं समझेगा मैं, बिहार स्पेशल मेडाइवल थोड़ा गहराई में चला जाता है, तो इसीलिए बिहार स्पेशल का भूगोल पहले पढ़ा दे, फिर बिहार स्पेशल का इतिहास हो जाएगा,